नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में थमे चुनाव प्रचार के शोर की, तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ती ताकत की, अडानी ग्रुप पर लगे भारी जुर्माने की, महुआ के समर्थन में आई ममता बनर्जी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी को लालू यादव की चेतावनी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पनौती वाले बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ईसी ने लिया एक्शन, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, 35 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, हिंदुस्तान के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों की सुरक्षा समीक्षा होगी। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का फैसला, 7 दिनों में आएगी रिपोर्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 5 अंकों की तेजी के साथ 66,017 पर हुआ बंद, निफ्टी 9 अंकों की तेजी के साथ 19,802 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान है, जिसको लेकर आज बीजेपी की तरफ से मोदी और शाह ने जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मोदी को आईना दिखा दिया। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किसने क्या कहा, चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो गया। 25 जनवरी को राज्य की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य में 5 करोड़ 39 लाख मतदाता 1875 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे, जिसमें 183 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और बीजेपी को घेर लिया। गहलोत ने कहा कि ये लोग सिर्फ साजिश ही रचते रहते हैं। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहां पर वोटिंग से 4 दिन पहले अरेस्ट करने की साजिश की थी, उसमें ये फेल हो गए। राजस्थान में लाल डायरी की साजिश की गई, प्रधानमंत्री के मुंह से लाल डायरी बुलवाया गया। मैं कहता हूं जांच करा लो। गहलोत ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की टीस बाहर आ रही है। हमारी सरकार गिराने में ये फेल हो गए, अब ये राजस्थान में दिख रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर के बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देंगे। गहलोत ने क्षेत्रीयता का कार्ड खेलते हुए कहा कि गुजरात चुनाव के समय पीएम कहते थे मारवाड़ी की बात मत मानो, राजस्थानी घूम रहा है, मैं कहां जाऊंगा। अब अगर मैं कहूं कि वो गुजराती आ रहा है, हम तो नहीं कह रहे कि गुजराती यहां आ रहा है। भाइयों और बहनों, आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। गहलोत ने पीएम को घेरा तो सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें पीएम ने कहा था कि गांधी परिवार पायलट से बदला ले रहा है। अब सचिन पायलट ने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस से उनका दिल का रिश्ता है और अटूट है। कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस में तो मजबूती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस में टकराव की स्थिति है। पीएम मोदी ने राजसमंद में एक बार फिर दावा किया कि गांधी परिवार सचिन पायलट को पार्टी में कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा। राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब बारी तेलंगाना की है, जहां राहुल गांधी की एंट्री को लेकर बीआरएस खेमे में अब खलबली मच गई है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक और पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमा तो अब तेलंगाना में ये जोर पकड़ गया है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 10 साल से सत्ता में काबिज बीआरएस के लिए इस बार चुनाव में सरकार बचाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। राज्य में पहली बार उसे कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिल रही है। कांग्रेस राज्य में लगातार मजबूत हो रही है। 25 नवंबर को राहुल की तेलंगाना में रैलियां भी शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को उस समय और भी ज्यादा मजबूती मिली जब दलितों के बीच मजबूत आधार रखने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस के हाथ को थाम लिया। पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क में 25 नवंबर को आयोजित संविधान सम्मान रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को न्योता भेजा है, लेकिन राहुल गांधी की पहले से ही तेलंगाना में कई रैलियां इसी दिन है। ऐसे में राहुल गांधी शायद ही शामिल हो, लेकिन कांग्रेस के नेता वीबीए की रैली में शामिल हो सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर के रूप में तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूती मिली है।
इससे पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके तेलंगाना की वाईएसआरटीपी के साथ ही इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में आ चुकी हैं। जिस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस का समर्थन बढ़ता जा रहा है, उससे बीजेपी और बीआरएस दोनों ही परेशानी में दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूती से सीएम केसीआर मुश्किल में है। मुश्किल में तो अडानी भी हैं। गौतम अडानी नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पहले ही जांच का सामना कर रहा है। इस बीच अडानी ग्रुप की एक कंपनी पर भारी भरकम जुर्माने की खबर सामने आई है। आज शेयर मार्केट खुलते ही इस कार्रवाई का असर देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी पर बीएसई और एनएसई की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गौतम अडानी की एक कंपनी पर बीएसई और एनएसई की तरफ से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। आज बाजार खुलने के साथ कंपनी के शेयरों पर इसका असर देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। ये कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी है। आपको बता दें कि प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने कुछ सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11,22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों शेयर बाजारों ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर बराबर यानी 5,61,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने खत में 21 नवंबर 2023 के जरिए कंपनी पर 5,61,880 रुपए का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ये भी स्पष्ट करना चाहती है कि उसने पहले ही 2 और स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति कर दी है। ये 7 सितंबर से प्रभावी है। उसके बाद समितियों की संरचना में बदलाव किया गया। इसके साथ कंपनी सेबी सूचीबद्धता विनिमय के तहत प्रावधान 17(1) और 19(1) का पूर्ण अनुपालन कर रही है। सेबी सूचीबद्धता विनिमय के प्रावधान 17(1) में निवेशक मंडल की संरचना से जुड़े जरूरी प्रावधान है। इसमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता भी शामिल है। प्रावधान 19(1) नॉमिनेशन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है। बीएसई और एनएसई की तरफ से अडानी ग्रीन एनर्जी पर लगाए गए इस भारी भरकम जुर्माने का असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 912 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। शेयर में 21 नवंबर को 14 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं पिछले 5 दिनों से शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी बाजार खुलते ही ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप फिर सवालों में है। सवालों में तो महुआ को लेकर बीजेपी भी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज महुआ मोइत्रा का बचाव करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी के बयान से बीजेपी परेशान है। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इससे चुनाव से पहले उन्हें मदद मिलेगी। ममता ने ये बातें कोलकाता में एक इवेंट में कही हैं। ममता ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के दिन पूरे हो गए हैं, बस 3 महीने ही केंद्र में मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आदत सी हो गई है, वो उन सभी लोगों को बदनाम करने का काम करती है जिनसे उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। एक तरफ बीजेपी अपनी कामयाबी का ढोल पीट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मोदी सरकार को इससे मतलब नहीं है। अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को उनकी पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोइत्रा को कृष्णानगर जिले का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। महुआ मोइत्रा को लेकर ममता के तेवरों से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता में तो सीएम एकनाथ शिंदे भी हैं। उद्धव ठाकरे के बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी और कब तक होगी, इन सवालों की गूंज पिछले लंबे वक्त से महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दे रही थी और आखिरकार कई महीनों के इंतजार के बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है। अयोग्यता मामले में आज तीसरे दिन की सुनवाई हुई। तो क्या कुछ रहा सुनवाई में खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। जब से बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना में फूट पड़ी है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा है। शिवसेना में हुई बगावत और सत्ता परिवर्तन को भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन अयोग्यता का मामला अभी तक चल रहा है और आखिरकार कई महीनों के इंतजार के बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है। अयोग्यता मामले में याचिका की सुनवाई का आज तीसरा दिन है। इस मामले की विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान महेश जेठमलानी ने सुनील प्रभु से कई सवाल पूछे हैं, जिसकी एक लिस्ट भी सामने आई है। महेश जेठमलानी ने सवाल पूछा है कि 20 जून को एमएलसी चुनाव के लिए कितने शिवसेना विधायकों ने मतदान किया, जिसके बाद सुनील प्रभु ने जवाब दिया कि कितने विधायकों ने मतदान किया वो सभी विधानसभा के रिकॉर्ड पर हैं।
शिवसेना के सभी 55 विधायकों ने मतदान किया। विधानसभा स्पीकर से मुझे कंफ्यूज किया जा रहा है। उस दिन जो विधायक मेरे साथ पार्टी दफ्तर में थे, उन्हें मैंने वहीं पर व्हिप दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को आमदार निवास में व्हिप दिया गया, बाकी बचे हुए विधायकों को फोन कर संपर्क करते हुए व्हिप दिया गया था। इतना ही नहीं, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। राउत ने कहा है कि राहुल नार्वेकर को दिल्ली जाना होगा। वो दिल्ली से आदेश मांगेंगे और फिर सुनवाई करेंगे। मामले पर क्या निर्णय लेना है, इस पर आदेश लिया जाएगा। राहुल नार्वेकर एक ट्रिब्यूनल है, हम उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी दी है, अब सुनवाई करे और निर्णय ले। महाराष्ट्र की सियासत पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। नजरें तो दुनिया भर की इजराइल और फिलिस्तीन जंग पर भी लगी हुई हैं। हमास की तरफ से बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की रिहाई की शर्त पर आखिरकार इजराइल 4 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। तेल अवीव में करीब 6 घंटे चली बैठक बुधवार सुबह खत्म हो गई थी। बैठक के बाद इजराइल कैबिनेट ने कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को 3 के मुकाबले 35 वोट से मंजूरी दी, जिस पर यूएन महासचिव ने भी राहत की सांस ली है। तो क्या कहा है यूएन महासचिव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल हमास के बीच सीजफायर और बंधकों को रिहा करने की डील फाइनल हो चुकी है। 4 दिन सीजफायर रहेगा और उसके बदले 50 बंधक छोड़े जाएंगे। इन बंधकों में ज्यादातर बच्चे होंगे जो 7 अक्टूबर से हमास की कैद में हैं। माना यह जा रहा है कि हर दिन हमास की तरफ से 12 से 13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल को भी अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। इसको लेकर आज यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूएन इस काम को पूरा करने का समर्थन करने और गजा में मानवीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अपनी सभी क्षमताएं जुटाएगा। अब आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से ही जारी इजराइल और फिलिस्तीन जंग में अब तक हजारों फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में अस्थायी विराम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिका, इजराइल, हमास, कतर ने इस युद्ध विराम समझौते को लेकर हामी भर दी है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ साफ नहीं है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कब लागू होगा? अल जजीरा ने कतर के अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी थी कि गुरुवार स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे समझौते की पहले कड़ी के तहत सीजफायर लागू किया जाएगा और इसके बाद हमास बंधकों की पहली खेप इजराइल को सौंपेगा। हालांकि फिलहाल इसके लिए समझौता टल गया है। इजराइल के राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद प्रमुख ने बताया कि सीजफायर में अभी समय लग सकता है, शायद ये शुक्रवार से पहले संभव नहीं हो पाएगा। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने सीजफायर डील को लेकर कहा है कि उन्हें नहीं पता कि सीजफायर कब होगा। फिलहाल जंग को लेकर इजराइल दबाव में है। दुनिया के तमाम देश इस जंग को खत्म करने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गहलोत और पायलट में इस बात का मुकाबला हो रहा है कि दोनों में निकम्मा कौन ज़्यादा है, तो ये तो पता नहीं है। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री में इस बात का ज़रूर मुकाबला होगा कि चुनाव के बाद में रिसोर्ट और होटल का इंतज़ाम में कौन ज़्यादा काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी को लालू की चेतावनी की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इस बार उन्होंने 2 टूक कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होने की सूरत में उन्होंने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कहा है लालू प्रसाद यादव ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार को हटा देंगे।
पटना से दिल्ली रवाना होते हुए उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया। लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ दिल्ली आए हुए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल इससे पहले सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पारित कर दिया और अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में जाति गणना के बाद गरीब और बेघर परिवारों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए अगले 5 सालों में करीब 2.50 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। लालू ने मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।